from the salaries, house, property, capital gain, business and profession, जो भी है इन सबका हम सम टोटल करते हैं और हम सम टोटल करने के बाद डिडक्शंस माइनस करते हैं और डिडक्शंस माइनस करने के बाद हम इनके ऊपर टैक्स लगाते हैं, राइट? यस मैम। राइट, जैसे आपके पास इनकम 25 लाख आ गई टोटल, 5 हेड्स ऑफ इनकम में 25 लाख आपके पास आ गए। अब उस 25 लाख में से आप डिडक्शंस माइनस करते हैं और डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है 20 लाख 18 लाख जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आप टैक्स लगाते हैं। उस टैक्स लगाने के लिए एक स्लैब है, ठीक है? एक स्लैब है जो करंट ईयर होता है, जो आपके नॉट फर्स्ट 6th 7th पेज पर अवेलेबल होगा आपके। उस पे है कि भाई इस हिसाब से टैक्स लगाना, अगर 20 लाख हो तो इतना टैक्स लगेगा, 10 लाख हो तो इतना टैक्स लगेगा एंड सो ऑन। उसके बाद अंडर सेक्शन 115 किसी बच्चे ने शायद मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप किस हिसाब से टैक्स लगाना चाहते हैं। 115 मतलब अब ये इंडिविजुअल के पास ऑप्शन है कि वो पुराने टैक्स स्लैब में टैक्स लगाना चाहता है या नए में। क्लियर हो गया? इससे क्या होता है कि आपके हर क्वेश्चन पे फर्क पड़ता है, हर क्वेश्चन पे फर्क पड़ा है कि मतलब पहले स्लैब में अगर हम पहले टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो क्या है और इसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो क्या है। तो वो जो चेंज है वो मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगी, अपडेट करूंगी कि किस तरीके से वो चेंजेस होते हैं, कैसे आप एक क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा है कि इनकम फ्रॉम सैलरीज में डीएनएस अलाउंस आप सॉरी हाउस रेंट अलाउंस ऐड करने के बाद जो भी चीजें होंगी उस 40% of salary, 50% of salary, 20% of salary इन एंटरटेनमेंट अलाउंस, 20% ऑफ सैलरी। जो सैलरी है इसमें सैलरी आपने सिर्फ बेसिक परसेंट ऑफ सैलरी ली है, लेकिन बुक में कुछ क्वेश्चंस में सैलरी है, सैलरी का मतलब सैलरी प्लस बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस अदर अलाउंसेस जो उस अलाउंस से पहले के हैं, वो अलाउंसेस भी उसका पार्ट है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्या किया, सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी और सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में सॉर्ट आउट किए। इसी तरीके से अब इंडिविजुअल के पास दो ऑप्शन है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है कि आप कैसे चाहते हो कि आपका टैक्स स्लैब, आपका टैक्स जो है पुराने स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए या नए स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके बुक से टैली नहीं हो, तो बट डोंट वरी, ऐसा नहीं कि आप गलत करें। आप ये ऑप्शन दे रहे हैं कि हम अपना इनकम टैक्स जो है वो नए स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, सिर्फ और जो लास्ट पुराना वाला है उसका भी क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। क्लियर है? यस मैम। ओके, यानी एक क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, टैक्स स्लैब दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, मतलब इनकम फ्रॉम 5 हेड्स ऑफ इनकम ऐड करने के बाद डिडक्शंस माइनस करने के बाद अभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके किसी क्वेश्चन पे, लास्ट में जो इनकम बचेगी उस इनकम पर जब टैक्स लगाएंगे उस पर फर्क पड़ेगा। तो अभी आप इनकम फ्रॉम सैलरीज में नोट करिए ये बात, सेक्शन 115 दिमाग में रखना। इसका थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि माइनर इनकम दिमाग में रखना कि 1500 डिडक्शंस है जो आपको लिखना है, ऐसे ही आप सेक्शन 115 का थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट भी दिमाग में रखना, ठीक है? ओके मैम। ओके, वैसे मैं आपको रिमाइंड कराती रहूंगी। नेक्स्ट लिखिए, अब हेडिंग लिखिए, फर्स्ट इनकम अंडर द हेड सैलरीज। नेक्स्ट लाइन में लिखिए कंपोनेंट्स, दैट मींस व्हाट आर द अलाउंसेस व्हिच आर पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरीज। कौन से अलाउंसेस हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरीज का पार्ट होते हैं? अभी तक हम लोगों ने सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन, ये वो जो भी कुछ किया है सिर्फ अपने अलाउंसेस के नाम सुने हैं, आपने फैसिलिटीज के नाम नहीं सुने। कि अगर कार फैसिलिटी है तो आपने वर्ड लिखा है कि ही इज रिसीविंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से जो रिसीव कर रहा है उस पर एग्जाम्पशन है 100 इंटू 2 इंटू 12। लेकिन अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन में वर्ड नहीं सुना है चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। तो व्हाट अबाउट द फैसिलिटी? तो कंपोनेंट्स मींस कि जितने भी अलाउंसेस हैं, फैसिलिटीज हैं, टोटल जो इनकम फ्रॉम सैलरीज में आते हैं वो। तो आप लिखिए इनकम अंडर द हेड सैलरी, सेकंड लाइन में लिखिए कंपोनेंट्स, फर्स्ट पॉइंट लिखिए बेसिक सैलरी प्लस हाँ बोलिए कौन बच्चे क्या बोल रहे हैं? ओके, प्लस का साइन लगाइए। सेकंड पॉइंट लिखिए डियरनेस अलाउंस,
डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता होता है, जितनी महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पॉकेट ज्यादा हो गई है, डजंट मीन आपकी पॉकेट ज्यादा अलाउ नहीं करेगी, उतना ही रहेगा, सिर्फ वो दिखेगा कि मॉनेटरी टर्म्स में अमाउंट ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन के कंपैरेटिव आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, दैट इज अ डियरनेस अलाउंस एंड फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जाम्पशन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट लिखिए प्लस, ये आप सबको पता है। फोर्थ पॉइंट लिखिए एरियर्स ऑफ सैलरी, ARREARS, एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब है कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई थी 10,000 रुपए 3 महीने पहले, लेकिन आपको वो जो 10,000 रुपए है वो 3 महीने बाद मिले 30,000 रुपए इकट्ठे होके, तो जो 30,000 रुपए है उस पर एक साथ टैक्स लगेगा। आप कहेंगे 10-10 करके टैक्स लगना चाहिए था, नहीं 10-10 करके नहीं लगेगा, 30,000 पर एक साथ टैक्स लगेगा। वो 30,000 जो है वो एरियर्स ऑफ सैलरी होता है, और कई बार ये एरियर्स कई कई साल के होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर नया पे कमीशन आ जाता है, लिटरली इस बार भी ऐसा हुआ कि 7th पे कमीशन 2 साल बाद इम्प्लीमेंट हुआ, तो 2 साल का जो कलेक्टिव पैसा आएगा कि इतनी सैलरी हर महीने बढ़ गई थी, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, वो सैलरी का पार्ट होता है और आपकी सैलरी में ऐड होता है एरियर। नेक्स्ट लिखिए annuity, ANNUITY, annuity is also a part of a salary like a wages, like compensation। annuity भी एक टर्म है ऑफ सैलरी, ये लिख लीजिएगा, किसी भी बुक में इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। प्लस सिक्स्थ पॉइंट लिखिए बोनस, प्लस सेवंथ पॉइंट सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड, सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी 12 लाख 12 महीने की सैलरी पर 12 मंथ की सैलरी पर टैक्स आप पे कर रहे हैं, टैक्स लगता है, लेकिन आप ये क्लेम करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर को, आप एक जो क्लेम किया सेक्शन 16 में, आपने ले किया कि 3 महीने की आपको नोटिस सैलरी मिली, आपको तो जॉब से निकाल दिया गया, इस बार आप जॉब में ही नहीं है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर विल नॉट कंसिडर दिस, वो इसे कंसिडर भी नहीं करेगा, और जो 3 महीने की नोटिस की सैलरी मिली है उस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए प्लस फीस एंड कमीशन। अगर आप कहीं भी पेमेंट करते हैं, वैसे तो आप एसएससी नहीं है इन क्वेश्चंस में, आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, लेकिन अगर फीस, जहाँ फीस वर्ड है, आपको जो रिसिप्ट रिसीव हुई है उसमें अगर फीस वर्ड है तो वो टैक्सेबल अमाउंट है, जिस भी इंस्टीट्यूशन को आपने पे किया है वो उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है। कोई भी फीस या कोई भी कमीशन जो रिसीव हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है, वो टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम सैलरीज का पार्ट होता है। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट ओवर टाइम पेमेंट्स। नेक्स्ट हाउस रेंट अलाउंस। नेक्स्ट ट्रैवलिंग अलाउंस। नेक्स्ट डेली अलाउंस। मैम उसके बाद क्या था? डेली, DAILY, डेली, Thank you, ma'am. एवरीडे, डेली अलाउंस। प्लस 13th पॉइंट कन्वेंस अलाउंस। अच्छा, अब सुनिए, एक है ट्रैवलिंग अलाउंस, एक है कन्वेंस अलाउंस, और आगे अभी आप पढ़ेंगे एक है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट अलाउंस? व्हेन यू आर traveling out of the country for your business purpose, sorry, not for your job purpose, in that case if your employer is compensating you, that is taxable under the transport allowance. If you are traveling out of the city, that also. Conveyance allowance means the vehicle what you are using if you are crossing the boundaries of your country, अगर आप अपनी country के boundaries को cross करते हैं by air, by ship,
और बाय ट्रेन, या रशिया, यस बाय ट्रेन। अगर आप बाय शिप, बाय एयर एंड बाय ट्रेन अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं फॉर योर ऑफिशियल पर्पस, और वो अमाउंट आपको पे किया जाता है कि ये लीजिए पैसे, क्योंकि आप कंपनी के काम से बाहर गए थे तो ये आपको 20,000 रुपीज पे किए जा रहे हैं, तो दैट इज द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। वो टैक्सेबल होता है और सैलरी में ऐड होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं अपने ऑफिस पर्पस के लिए, आपको कंपनी पे करती है या आपका गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो वो भी टैक्सेबल है, सैलरी का पार्ट है। अगर आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं और कोई कार यूज करते हैं, उसका पेट्रोल अगर आपकी कंपनी पे कर रही है, या आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है, या आप अगर ऑटो से जाते हैं, आप किसी चीज पे जाते हैं, वो कंसर्न नहीं, फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं कि ये आपका कन्वेंस अलाउंस है। तो तीनों ही अलाउंसेस टैक्सेबल हैं, सैलरी का पार्ट है, लेकिन हाँ एग्जेम्पशंस में तीनों में अलग अलग वेरिएशंस हैं जो आप अभी बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए। 13th is conveyance allowance. 14th is the helper allowance. Next, academic allowance. एकेडमिक अलाउंस जब किसी आप ऐसे जॉब प्रोफाइल में हैं जहां पढ़ना आपकी जरूरत है, लाइक प्रोफेसर्स, लाइक रिसर्च स्कॉलर्स, लाइक साइंटिस्ट्स, like astronauts, like lawyers, like if you are a member of chamber of commerce, जहां पर आपको अपडेटेड रहना है कि अब सिनेरियो क्या है मार्केट का या सोसाइटी का, एंड उसके टर्म्स, उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो हमारा आईपीसीएम, उसने क्या अमेंडमेंट्स किए हैं, क्या नए रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं, इनकम टैक्स में क्या नए चेंजेस आए हैं, कॉर्पोरेट लॉ में पहले क्या कंपनसेशन अमाउंट था, अब क्या कंपनसेशन अमाउंट हो गया, क्या फाइन पनिशमेंट प्रोविजंस है, पहले फाइन कितना था कितना नहीं है लॉयर्स को, या आप कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप साइंटिस्ट हैं जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है, तो जिसमें पढ़ना आपकी जरूरत है, लग्जरी नहीं है, जरूरत है, नेसेसिटी फॉर योर जॉब, उन जॉब्स में एकेडमिक अलाउंस मिलता है कि ये लीजिए पढ़िए भी, क्योंकि गवर्नमेंट, जैसे इफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आपको फिनलैंड भेजा जाएगा कि भाई विंडोज, हम कौन सा यूज कर रहे हैं, 7 यूज कर रहे हैं, राइट, या 8 यूज कर रहे हैं, 11 मैम। मैम 7 यूज कर रहे हैं, हम 10 यूज कर रहे हैं। तो आपको फिनलैंड से ऑफर होता है। यस 447, यस 447, यू आर सेइंग समथिंग। मैम एक्चुअली नेटवर्क ये था, आई वाज सेइंग कि 10 विंडोज यूज कर रहे हैं। विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, अपडेटेड इज विंडोज 10, नो मैम, अपडेटेड इज विंडो 11। अपडेटेड इज 11, और जो हम वैसे कैजुअली यूज करते हैं डेली रूटीन में कॉलेजेस में वो 7 है, राइट। यस मैम। ओके, विंडोज 11 इज अपडेटेड, व्हाट 621 एंड 437 सेड। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो आपको उसकी ट्रेनिंग के लिए दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता है कि आप उससे अपडेट होके आइए, कुछ और सॉफ्टवेयर। तो ऐसी कोई भी जॉब जिसमें पढ़ना आपकी जरूरत है उसमें आपको एकेडमिक अलाउंस मिलते हैं, और वो एकेडमिक अलाउंस, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 5 लाख है, आपको 7 लाख रुपए मिले, तो टैक्स 5 लाख पर नहीं लगेगा, टैक्स 7 लाख पे लगेगा, वो 2 लाख रुपए, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, यूनिफॉर्म अलाउंस। If you are receiving compensation for the uniform like Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy, पुलिस, और कहीं पे भी जहां पे भी यूनिफॉर्म कंपलसरी है, आपको या तो यूनिफॉर्म दी जाती है या यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है। यूनिफॉर्म अगर दी जाती है आपको तो आपकी सैलरी में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, तो टैक्सेबल है और आपकी सैलरी का पार्ट है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आप लोग इनकम टैक्स एसएससी हैं, नॉट इनकम टैक्स ऑफिसर, आपकी कंपनी आपको ये कहती है कि ये लीजिए यूनिफॉर्म अलाउंस 1 लाख रुपए 1 साल के लिए, आपके 15 लाख के पैकेज में ऐड हो जाएगा और टैक्स लगेगा 16 लाख पे।
और अगर वो 1 लाख नहीं देती है तो वो आपको कहती है कि ये लीजिए क्लोथिंग, वो आपको A1 क्लोथिंग देती है, ठीक है, कि ये लीजिए क्लोथिंग्स आपके लिए हैं। आप लोग पर्सनली बताइए पर्सनल लेवल पर कि मुझे क्या प्रेफर करेंगे, क्लोथिंग लेना प्रेफर करेंगे या कैश लेना प्रेफर करेंगे? बी Cash. जेन्युइन। Cash, ma'am. 529 अब क्लोथिंग लेना प्रेफर करेंगे, यस नेक्स्ट। Cash. नेक्स्ट And cash. एनीवन एल्स? कैश। अदर्स? Cash. Cash, And ma'am. clothing. Clothing. And clothing. ओके 702 आई वुड लाइक टू नो कि ईच वन ऑफ यू फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि क्या लेना प्रेफर करेंगे आप लोग? मैम क्लोथिंग। Ma'am, clothing. Because tax benefit मिलेगा उसमें. ओके एंड अदर्स? Mom, clothing too. क्लोथिंग। नेक्स्ट Mom, दीपिका clothing. 133। मैम क्लोथिंग। तनुप्रिया 212। ओके आयुषी सक्सेना 2318। आयुषी सक्सेना 2318। Yes, ma'am. Cash. आयुष Yes, ma'am. अनम्यूट रखिए। ओके अनन्या 532। अनन्या 532। मल्लिका 608। यस मैम, आई वुड चूज क्लोथिंग। तंजीम 719। Ma'am, clothing. क्लोथिंग। पलक 529। Ma'am, clothing. 4। दीपक 244। आलेख 141। Clothing, ma'am.